कार्ड से आप किसी भी जगह से सस्ते दर पे खाद्यान्न को ले सकते हैं। ये पूरा सिनेरियो है वन नेशन वन राशन कार्ड का। बाकी डिटेल में आप नोट से देखिएगा, जो बातें थी वो मैंने आपको बता ही दिया। और ये कहीं ना कहीं गरीब मजदूरों के लिए सबसे बेहतर कदम आप कह सकते हैं। मैंने एक चीज़ एनालिसिस किया कि इस गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए कुछ अच्छी पॉलिसी चलाई, जैसे कि उज्ज्वला स्कीम। ठीक है, उज्ज्वला स्कीम से जो गैस कनेक्शन प्रदान किए गए गरीबों को, ये अपने आप में एक बड़ा कदम था। ठीक है, इसी तरीके से वन नेशन वन राशन कार्ड भी अपने आप में एक बड़ा कदम है और ये निचले तबके के लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। ठीक, तो ये अच्छी स्कीम कह सकते हैं आप। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई को थोड़ा सा जानते हैं कि ये क्या होता है, कैसे इसका कार्य, क्या क्या इसकी ड्यूटीज़ हैं। तो एफसीआई उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। एफसीआई एक संविधिक निकाय है जिसे भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत 1965 में स्थापित किया गया था। देश में भीषण अन्न संकट, विशेष रूप से गेहूं के अभाव के चलते इस निकाय की स्थापना की गई थी और इसी टाइम में सीएसीपी का भी गठन किया गया था, मैंने चर्चा आपसे पहले ही किया। एफसीआई का जो मुख्य कार्य है, इसका मुख्य कार्य है खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री करना। एफसीआई के माध्यम से ही सरकार जो है एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन कीमत पर किसानों से उनकी उपज को या उनकी फसलों को खरीदती है। किसके थ्रू? एफसीआई के थ्रू। हालांकि आजकल इसमें कुछ सोसाइटीज़ को भी अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं, जो कि छोटे छोटे गाँव में भी अपने क्रय केंद्र के माध्यम से खरीदारी करते हैं, लेकिन जो इनका पूरा हेड होगा वो एफसीआई के पास ही पूरा का पूरा अधिकार होता है। एफसीआई का उद्देश्य क्या है कि किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान हो सके, प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर समय खाद्यान्न की उपलब्धता हो, पहुंच, सामर्थ्य, ये सारी की सारी बातें एफसीआई की हैं। खाद्यान्नों का बफर स्टॉक बना के रखना ताकि राष्ट्र में खाद्य संकट ना आने पाए। जैसे कि अभी रिसेंट में आप देखें, कोविड के कारण सरकार काफ़ी मात्रा में गरीबों को मुफ्त में अनाज मुहैया करवा रही है, तो ये तभी करवा पा रही है जबकि हमारे पास एक अच्छा खासा स्टॉक मेंटेन है। अगर ये ना होता तो ना हो पाता। तो पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके माध्यम से संपूर्ण देश में खाद्यान्न का वितरण भी एफसीआई के थ्रू ही किया जाता है, यानी इसकी शीर्ष संस्था जो है वो एफसीआई ही है। किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रभावी मूल्य सहायता ऑपरेशन, इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन, इन सबको एफसीआई के माध्यम से किया जाता है। इसकी गतिविधियाँ, वो चीज़ें मैंने आपसे बता ही दिया पहले ही कि केंद्र सरकार एफसीआई और राज्य एजेंसियों, जो मैंने बात की सहकारी समितियाँ, सोसाइटीज़ की, तो इन सब के माध्यम से गेहूँ, धान, मोटे अनाज, इन सब की खरीद के लिए न्यूनतम यानी एमएसपी की घोषणा करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की, और फिर एफसीआई के द्वारा इसकी खरीदारी होती है। तो वही सारी बातें हैं इसमें। और फिर एफसीआई तो हो गया वितरण, एफसीआई के माध्यम से वितरण। एफसीआई खरीदे गए अनाजों के माध्यम से टीडीपीएस, टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्कीम है, तो इस आवश्यकताओं को पूरा करता है। इससे क्या होता है कि समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की मदद की जाती है और इसका उद्देश्य है कि सरकार द्वारा निर्धारित केंद्रीय निर्गम मूल्य इस मूल्य पर पे जारी किया जाता है। एफसीआई उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए अपने वेस्ट डिपो, राज्य एजेंसी, इन सबको खाद्यान्न वितरित करता है। ये पूरा एक सर्कल है कि एफसीआई खाद्यान्न, देखिए किसानों से खाद्यान्न कौन खरीदेगा? एफसीआई खरीदेगा। एफसीआई खाद्यान्न को खरीदेगा, ये खाद्यान्न एक जगह स्टॉक में रखा जाएगा और इस स्टॉक से फिर राज्यों को दिया जाएगा, राज्यों के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट को दिया जाएगा। हालांकि हर डिस्ट्रिक्ट में एफसीआई के वेयर हाउस होते हैं। तो यहाँ से फिर कहाँ आता है? ये जो दुकानें होती हैं, कौन सी दुकानें? राशन वितरण वाली दुकानें, सरकारी राशन वितरण वाली दुकानें। तो यहाँ पे खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं एफसीआई के माध्यम से। ये पूरा एफसीआई का सिनेरियो हो गया।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, और बेहतर देखना होगा तो आप नोट्स से और तरीके से अच्छे से पढ़ सकते हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी हमने वहाँ पे देखा, वही भी सारी बातें यहाँ पे हैं। अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आता है अच्छा खासा, और ये है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। पहले क्या था, देखिए 1970-80 के दशक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की बात की गई थी। यानी सरकार का ये दायित्व होता था कि हमारे देश की जनसंख्या में कोई भी भूखे पेट ना रहे, सबको खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। धीरे धीरे इसमें लगातार सुधार किए गए, और अभी की क्या स्थिति है कि 2013 में इसको एक कानून बना दिया गया, इसको एक एक्ट बना दिया गया। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक ऐतिहासिक पहल है, और इसके माध्यम से लोगों की खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम का विशेष बल जो है वो निर्धन महिलाओं और बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर है, और इस अधिनियम में शिकायत निवारण तंत्र की भी व्यवस्था की गई। यानी अगर कोई लोक सेवक या अधिकृत व्यक्ति इसका अनुपालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध शिकायत पे सुनवाई का प्रावधान किया जाएगा, क्योंकि ये कानून बन गया है। ठीक है, तो ये आपको अधिकार आपको प्रदान करता है कि आपको खाना मिलना चाहिए, तो इसके तहत आप शिकायत कर सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गरीबों को 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ, 3 रुपये प्रति किलो चावल ये देने की व्यवस्था की गई। ठीक, इस अधिनियम के तहत समाज के अति निर्धन वर्ग के प्रत्येक परिवार को प्रत्येक माह अंत्योदय अन्न योजना में सब्सिडी दरों पे, यानी 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, इन सब दरों पे क्रमशः चावल, गेहूं और मोटा अनाज मिल रहा है। पूरे देश में ये कानून लागू है और अच्छे तरीके से चल रहा है। एफसीआई के पुनर्गठन हेतु समिति, ये थोड़ा सा, बहुत तो नहीं लेकिन कुछ नया कॉन्सेप्ट है, हालांकि इतना भी नया नहीं है, 6-7 साल पुराना हो गया है। तो खरीद, भंडारण और वितरण, इनके प्रमुख उद्देश्यों में एफसीआई के दोषों को देखते हुए एफसीआई के पुनर्गठन के लिए शांता कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, और इस समिति ने कुछ प्रमुख सिफारिशें की, और ये सिफारिश थी खरीद संबंधित मुद्दों पे। समिति का सुझाव है कि एफसीआई को गेहूं, धान और चावल संबंधी सभी खरीद कार्यों को उन राज्यों को सौंप देना चाहिए जिन्होंने इस संबंध में पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया है और खरीद के लिए उपयुक्त अवसंरचना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसका निर्माण कर लिया। जैसे कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, इन राज्यों, इसमें आप यूपी को भी कह सकते हैं। तो इन राज्यों में ठीक ठाक स्ट्रक्चर जो है डेवलप हो चुका है, तो इनको, ये कमेटी ने बोला कि आप इनको पूरा का पूरा अधिकार दे दो खरीदारी के लिए, ये सुझाव दिया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना 2010 के आसपास शुरू किया गया था, और मैं ऐसे ही आपको ये समझा देता हूँ। ये जब गवर्नमेंट आपकी नई आई 2014 के आसपास, जैम ट्रिनिटी, जनधन आधार मोबाइल, ठीक है, तो ये उस समय एक कॉन्सेप्ट आया था। और बेसिकली इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडी आपको डायरेक्ट देती है। जैसे अभी सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर होता है, इसका मूल्य पहले पूरा चुकाना नहीं होता था, अभी आजकल इसका आपको पूरा मूल्य चुकाना है, और जो गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देती है वो आपके अकाउंट में आती है। इस तरीके की अनेक सब्सिडी आपके अकाउंट में आती हैं, तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से आती हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये हमने पहले भी अभी आपसे बात किया कि 2013 में आता है। इसमें एक और चीज़ बताना था कि इसके अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान किया गया था स्टार्टिंग में, और वही सारी बात की 3 रुपये 2 रुपये प्रति किलो। लगातार इसमें सुझाव किए गए, सुधार भी किए गए, और ठीक ठाक स्थिति में ये पॉलिसी अब चल रही है। भारत में कृषि वित्त, जब हम लोग कृषि क्षेत्र को पढ़ रहे हैं, इसमें लगातार हमने सुझावों को पढ़ा, तो यहाँ पे एक चीज़ और ज़रूरी हो जाती है, इस बात को भी समझना कि अगर किसान खेती करेगा तो उसको अगर ऋण की ज़रूरत पड़ती है तो ये कहाँ से मिलेगा।
पहले तो काफ़ी ख़राब सिस्टम था, फिर लगातार सरकार इस बात पे फोकस करती है, क्योंकि कृषि क्षेत्र एक असंगठित क्षेत्र है या असंगठित व्यवसाय है। तो इसकी सफलता असफलता ये काफ़ी हद तक मौसम पे भी निर्भर करती है। ऐसा आपने सुना भी होगा कि कृषि को मौसम का जुआ कहा जाता है। यानी अगर मौसम ठीक ठाक रहा, बरसात वगैरह हो गई तो प्रोडक्शन ठीक ठाक हो जाता है, अदरवाइज फिर यहाँ पे देखने को दिक्कतें मिलती हैं। इसी वजह से किसानों के लिए उत्पादक और अनुत्पादक ऋण के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। और आप ये कह सकते हैं कि पहले की स्थिति ये थी कि किसानों को गांव के ही महाजनों, साहूकारों, इन सब से ऋण लेना पड़ता था। तो उनको क्या होता था कि ऋण लेकर के खेती करते थे और बाद में उनका ऋण चुका देते थे, थोड़ा बहुत बचता था, फिर से वो ऋण लेना शुरू कर देते थे। तो जो खेती करते थे वो काफ़ी ख़राब स्थिति में थे। दो भागों में इसको बांटा जाता था, संस्थागत बांटा जाता है अभी भी कि संस्थागत है, गैर संस्थागत है। तो गैर संस्थागत में मैंने आपसे बताया कि गांव के ही अगर आपके व्यापारी, कमीशन एजेंट, जमींदार, महाजन, ये सब हो गए। संस्थागत में बहुत सारी संस्थाएं हैं और उसमें जो मुख्य रूप से है वो नाबार्ड है। नाबार्ड के माध्यम से ही आपको केसीसी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड। तो नाबार्ड इसमें मुख्य रूप से कार्य करता है। रूरल बैंक जो होती हैं, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इन्होंने भी काफ़ी ठीक ठाक काम किया। द वर्किंग ग्रुप ऑन रूरल बैंक 1975 ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वाणिज्य बैंक और सहकारी बैंक क्षेत्र द्वारा कमजोर वर्ग, छोटे व सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, काश्तकार, इन सब को शाख सुविधा प्रदान करने के लिए एक ऐसे बैंक की स्थापना करने की बात किया था। ये जो कमेटी बनी थी इसने सुझाव दिया कि एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया जाए। तो स्थापना भी की गई और 1975 में ही 5 ग्रामीण बैंक खोले गए। बाद में इनकी संख्या लगातार बढ़ती गई, ठीक है, और लगातार इनकी ब्रांचेस बढ़ती गई। वो अपने आप आसपास देखते होंगे। और ये भी जो है कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रदान करने का कार्य करती हैं। किस माध्यम से? केसीसी के माध्यम से। जो मुख्य कार्य है इसमें वो करती है नाबार्ड। 1982 में इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। तो नाबार्ड 1982 में स्थापना इसकी होती है और ये अपना कार्य शुरू कर देता है। इसका जो मुख्य कार्य है वो है ग्रामीण क्षेत्र की शाख जरूरतों को पूरा करना या देखना। साथ ही साथ इसे कृषि शाख विभाग से सहकारी क्षेत्र की कार्यप्रणाली को भी देखने का अधिकार दिया गया। तो ये पूरे के पूरे इसके कार्य हो गए। आप ऐसे समझें कि नाबार्ड की स्थापना हुई मुख्य रूप से कृषकों को ऋण प्रदान करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसी में केसीसी को भी आप समझ लें, बस इतना समझें कि किसान क्रेडिट कार्ड एक स्कीम है। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 शुरू किया गया और यहाँ पे भूमि के माध्यम से जो भी किसान है उसके नाम, उसके हिस्से जो भूमि है उसके माध्यम से ऋण देने का प्रावधान किया गया। मौसमी ऋण दिए जाते हैं, यानी आप किसी एक फसल के लिए ले लेंगे और फिर आप वो अगर जमा कर देते हैं तो जो ब्याज दर, पहले तो देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको 7% जो है ब्याज दर देनी होती है। बाद में गवर्नमेंट इसमें आपको 3% छूट दे देती है। तो ओवरऑल आपको 4% ही पे करना होता है, तो न के बराबर है ये, ठीक है। तो ये आपका केसीसी हो गया। अभी बिल्कुल लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और पहली बार इस तरीके की कोई स्कीम हमारे देश में चलाई गई जो कि देश के प्रत्येक किसान को कुछ ना कुछ ही सही प्रतिमाह प्रदान कर रहा है। तो इस स्कीम के माध्यम से जो लोग पहले पढ़े हुए हैं समझ ही रहे होंगे कि 500 पर मंथ ये आपको प्रदान किया जाएगा अगर आप एक किसान हैं तो। 100% केंद्रीय योजना है, यानी इसके पीछे जो भी फंड लगेगा वो पूरा का पूरा केंद्र वहन करता है। और ये होता कब है? इसकी शुरुआत होती है 24 फरवरी 2019 को। इसमें प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की दर से आपको प्रदान की जाएगी। क्या कह सकते हैं आप, सब्सिडी तो नहीं है, बस ये आप कहें कि आपको सरकार के द्वारा इतना दिया जाएगा। ये 2,000 रुपये की 3 किस्तों में आपको मिलेगी, यानी प्रत्येक 4 महीने में आपको 2,000 मिलेंगे।
तो 1 साल में 12 महीने, तो आपको 3 बार 2,000 रुपये मिलेंगे। स्टार्टिंग में जब ये लाई गई स्कीम तो ये लघु और सीमांत किसानों के लिए ही था। बाद में फिर 31 मई 2019 को इस योजना को सरकार ने देश भर के सभी किसानों हेतु लागू कर दिया गया। बाकी इसमें मैंने बताया कि जितना भी खर्च होगा वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार के द्वारा हो गया। और इस योजना पे जो अनुमान लगाया गया कि अभी का कि 75,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष जो है इस पे खर्च होगा। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश के लघु और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय संबंधी सहायता प्रदान करना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, तो सरकार ये कहने के लिए कि हम किसानों को भी देख रहे हैं तो ये शुरू किया इन्होंने। सभी किसानों को मिल रहा है, नो डाउट। ठीक है, किसानों की दशा को सुधारने के लिए सरकार के द्वारा कुछ अन्य उपाय, जैसे कि 2018-19 के बजट में सरकार ने सभी अधिसूचित वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो था वो उत्पादन की लागत का 1.5 गुना तय किया था, 1.5 गुना। ठीक है, किसानों को उनकी लागत का मूल्य सुनिश्चित करने के लिए पिछले साल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय अभियान की शुरुआत की गई थी। दालों और तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ बदलाव किए गए थे। 2016 में सरकार द्वारा किसानों को सभी जोखिमों से बीमा कवर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इस चीज़ को देखा था। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, ये भी एक अच्छी स्कीम है देश के किसानों के लिए, तो इसको भी चलिए देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक पेंशन स्कीम शुरू किया। क्या कहती है पेंशन स्कीम? ये योजना जो है ये स्वैच्छिक है। ठीक है, मन हो तो आप लें, मन हो तो ना लें। दूसरी चीज़, आप पति पत्नी दोनों अलग अलग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। केंद्र द्वारा ये पूरी तरह से वित्त पोषित है ये योजना। 18 से 40 वर्ष के बीच अगर आप हैं, यानी अगर आपकी उम्र इन दोनों के बीच है, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। होगा क्या कि अगर आप 18 से 40 के बीच इसमें रजिस्टर्ड होते हैं और जो इसका प्रीमियम है वो आप पे करते जाते हैं, तो जब आपकी एज 60 ईयर्स की हो जाएगी तो इसके पश्चात आपको प्रति माह 3 रुपये की पेंशन मिलेगी। यानी अगर आप इधर 10-20 साल भर देते हैं तो क्या होगा कि अगले 60 साल के बाद आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपको 3,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। जो प्रीमियम है वो है 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह का। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और किसान द्वारा जितनी राशि का योगदान किया जाएगा, केंद्र सरकार भी उसके बराबर की धनराशि का योगदान करेगी। तो इस तरह से योजना चल रही है। पीएम किसान योजना के तहत जो आपको धनराशि दे रही है सरकार, अगर आप इस स्कीम को चाहेंगे तो इसमें ऐड करवा देंगे तो डायरेक्टली आपका किसान, मतलब सीधे सीधे आप जो है इस पेंशन योजना में भी आप इसको पे कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहें तो जो आपको पीएम किसान स्कीम से मिल रहा है वो आप यहाँ पे जमा करते जाएंगे, तो जब आपकी एज 60 साल से ज़्यादा हो जाएगी तो आपको 3,000 प्रति माह की दर से मिलेगा। तो ये भी हो गया आपका। इस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र में जितनी महत्वपूर्ण बातें थी वो हम लोगों ने 2 लेक्चर में कवर किए। अब यहाँ पे बचता क्या है? यहाँ पे बचता है कुछ पॉलिसीज़ हो सकता है छूटी हुई हों, तो जब हम लोग पॉलिसीज़ को करेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स को करेंगे, तो ये छूटी जो भी बातें हैं वो सब हम लोग वहाँ पे कवर कर लेंगे। जैसे मनरेगा वगैरह हो गया, तो मनरेगा को हो गया, केसीसी को भी और डिटेल से, तो ये सब हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स या पॉलिसीज़ में कंप्लीट कर लेंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। इकॉनमी का ये 3rd लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर को शुरू करेंगे और पहले लेक्चर में इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले में हम लोग फोकस करेंगे कि स्वतंत्रता से लेकर के अब तक उद्योग क्षेत्र की प्रगति क्या रही है। तो पहले लेक्चर में वहाँ पे हम लोग परंपरागत बातों को करेंगे और दूसरे लेक्चर में फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट जो भी हैं उन सबको देखेंगे। तो आज की क्लास फ़िलहाल यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपने अच्छे से देखा, समझा तो ज़रूर चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में डेवलप हो गया होगा। तो आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है।